जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की भाषा, बोली एवं साहित्य। आइए हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजभाषा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है ये हिंदी है। इसको सन हम 1949 ईस्वी में राजभाषा के रूप में अपनाए थे। अच्छा, पूछे हिंदी की जो लिपि कौन सी है, जो हमारी राजभाषा हिंदी है, इसकी अगर लिपि पूछ ले तो इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, राइट। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जो राजभाषा है, ठीक, राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग है प्रदेश के सभी कार्यालयों में, प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं सब में जो है 26 जनवरी सन 1968 से इसको लागू कर दिया जाता है कि मतलब जितना भी अब आपका काम काज होगा सब अपनी राजभाषा हिंदी में ही होगा। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा की बात करें तो हम उर्दू को मान्यता देंगे, है ना। ये क्या हुआ था कि देखिए, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 आया, जिसके तहत हमने उर्दू को क्या किया, अपनी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आइए अब हम हिंदी की कुछ बोलियों को देख लेते हैं। देखिए, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अच्छा, इन 5 वर्गों को क्या हम उपभाषा कहते हैं, राइट। इन उपभाषाओं में हिंदी की कितनी 18 बोलियां सम्मिलित हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला हमारा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, और कन्नौजी आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, खड़ी बोली आएगी जिसको हम कौरवी कहेंगे, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसको हम बांगरू कहते हैं, और कन्नौजी आती है। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, तो जिसमें आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आएगी। अगर हम बात करें राजस्थानी की, तो इसमें आपकी मारवाड़ी आती है, जयपुरी जिसको हम ढूंढाड़ी कहते हैं, फिर मेवाती और मालवी, ठीक। आइए फिर से हम देख लेते हैं राजस्थानी को। तो इसमें कौन कौन सी बोली आती है, एक बोली आती है मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, फिर है जयपुरी या ढूंढाड़ी जो कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, और मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, राइट। तो इसमें क्या, मारवाड़ी कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में, जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान में, मेवाती उत्तरी राजस्थान में, और मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोलियां हैं। अगर हम बात करें बिहारी की, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली आती हैं। तो बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली आएगी, और पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली आती है। आइए अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं एवं उससे उनके क्षेत्र को देख लेते हैं, राइट। चलिए, हमने पहली बोली देखी खड़ी बोली। देखिए, खड़ी बोली का अगर उपनाम की बात करें तो इसको हम कौरवी कहते हैं। अच्छा, ये जो है सन 1801 ईस्वी में ये अपने अस्तित्व में आई थी। अच्छा, कौरवी नाम जो है राहुल संस्कृत्यायन ने दिया था। पूछिए, खड़ी बोली का जो उपनाम कौरवी है इसको किसने दिया था, तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने दिया था। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लल्लू लाल व शरद लाल मिश्र ने किया था। तो खड़ी बोली शब्द जो है, ये खड़ी बोली नहीं है, खड़ी बोली शब्द है। खड़ी बोली शब्द जो सर्वप्रथम लल्लू लाल व शरद लाल मिश्र ने किया था। तो ये खड़ी बोली का प्रथम कवि तो अमीर खुसरो कहते हैं, ठीक। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली का अगर प्रथम काव्य पूछे, ठीक है, तो इनमें प्रिय प्रवास होगा जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की थी। तो खड़ी बोली के बारे में अगर हम देख लें थोड़ा सा और, तो कह रहा है खड़ी बोली का उपनाम क्या है, कौरवी। अच्छा, ये 1801 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। खौर जो कौरवी है ये उपनाम ये राहुल संस्कृत्यायन जी ने दिया था। जब खड़ी बोली जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल व सदरलाल मिश्र ने किया था। फिर खड़ी बोली का अगर प्रथम कवि पूछे तो अमीर खुसरो हैं। फिर खड़ी बोली का प्रथम काव्य पूछे तो प्रिय प्रवाह जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की थी। अगर हम खड़ी बोली के क्षेत्र की बात करें तो देखिए, ये खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये सहारनपुर में बोली जाती है, ठीक। फिर मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, रामपुर, मेरठ, बागपत, शामली जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, बिजनौर, संभल, हापुड़ और गाजियाबाद में यहाँ पे बोली जाती है, राइट। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, संभल, हापुड़ और गाजियाबाद। देखिए, अगली जो हमारी भाषा है
या बोली है ये है ब्रजभाषा। अच्छा, अगर हम ब्रजभाषा के विकास की बात करें तो ये सौर सैन्य अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। अगर इसके हम क्षेत्र की बात करें तो जो अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं और बरेली के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बोली जाती है, राइट। तो अगर हम अगला पॉइंट देखें तो कह रहा तुलसी द्वारा रचित कवितावली व विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित हैं। जो तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली व विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में ही रचित है। तो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं और जो बरेली के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। अच्छा, पूछे ब्रज भाषा का विकास किससे माना जाता है? तो सौर सैन्य जो अपभ्रंश था उससे ब्रज भाषा का विकास माना जाता है, राइट। देखिए अगली जो हमारी बोली है ये है बुंदेली। अच्छा, अगर इसके विकास की बात करें तो ये सौर सैन्य अपभ्रंश से इसका भी विकास माना जाता है। अच्छा, अगर इसके हम क्षेत्र की बात करें तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा व उरई क्षेत्रों में बोली जाती है, राइट। तो जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में जाते ही बोली जाती है। चौथा है बघेली। देखिए बघेली को अगर देखें तो भारत में बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसमें क्या है, देखिए बघेलखंड वाले क्षेत्र कौन कौन से, जैसे सोनभद्र हुआ, प्रयागराज, ये सब क्या है बघेलखंड वाले क्षेत्र हैं। तो यही कह रहा है कि जो इनका क्षेत्र है ये सोनभद्र, प्रयागराज, बालाघाट, मांडला, बांदा, फतेहपुर व हमीरपुर में बोली जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि बुंदेली इसका विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से है। ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा और उरई क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर अगली हमारी जो बोली है यह है बघेली। ये भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, राइट। जैसे सोनभद्र, प्रयागराज, बालघाट, मांडला, बांदा, फतेहपुर व हमीरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए पांचवी बोली है अवधी। अगर इसके विकास की बात करें तो ये अरमागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। अच्छा, अवधी के क्षेत्र की बात करें कि किन क्षेत्रों में बोली जाती है तो जैसे लखनऊ हुआ, प्रयागराज, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि इन सब क्षेत्रों में ये बोली जाती है। देखिए जो बस्ती इसमें भोजपुरी भी बोली जाती है, मतलब इन क्षेत्रों में भोजपुरी भी बोली जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से देखें तो अवधी बोली ज़्यादातर यहाँ बोली जाती है, राइट। फिर अगला पॉइंट कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस ना, रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जो हमारा रामचरितमानस है जिसके रचयिता हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये अवधी भाषा में इनका अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। फिजी देश में भी अवधी भाषा बोली जाती है। अच्छा, एक देश और है फिजी देश, इसमें भी अवधी भाषा बोली जाती है। तो फिर से देख लेते हैं अवधी बोली के बारे में। देखिए जो अवधी है इसका अगर विकास की बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगर इसके हम क्षेत्र की देखें किस क्षेत्र में बोली जाती है तो लखनऊ, जैसे अवध वाले जो क्षेत्र है ना उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर बोली जाती है, उसके आसपास वाले क्षेत्रों में। देखिए जैसे लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि इन क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है ये भी अवधी भाषा में, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अच्छा, एक देश और है जो कि फिजी, जिसमें भी अवधी भाषा बोली जाती है, अरे अवधी बोली बोली जाती है। देखिए अगली जो है भोजपुरी। भोजपुरी शब्द का जो प्रयोग है रेमंड ने किया था। किसने? रेमंड ने। पूछता है कि भोजपुरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रेमंड ने किया था। हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है भोजपुरी है। जो हमारा हिंदी प्रदेश है, ठीक है, जैसे यूपी अपना हुआ, तो इसमें अगर सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है ये कौन सी है? भोजपुरी है। अच्छा, इसके अगर क्षेत्र की बात करें वाराणसी में बोली जाती है, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, ठीक, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेमंड ने किया था। अगर हम बात करें हिंदी जो प्रदेश हमारे हैं इनमें सर्वाधिक जो बोली भाषा जो बोली बोली जाती है वो हमारी भोजपुरी बोली जाती है, राइट। अगर इसके हम क्षेत्र की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।
आइए अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा ये उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर सन 1976 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसमें देखिए हिंदी गौरव पुरस्कार है, महात्मा गांधी पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार है और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार है, जो कि प्रतिवर्ष 10 लोगों को दिया जाता है। अच्छा, जो अगला संस्थान हमारा है यह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1976 ईस्वी को की गई थी ना। फिर संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं तथा उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। फिर कह रहा है इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन किया जाता है। तो जो हमारा संस्कृत संस्थान है इसके द्वारा प्रतिवर्ष जो बनारस जनपद है इसमें 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है, राइट। तो हमारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें, इसकी स्थापना की तो 31 दिसंबर सन 1976 को हुई थी। संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषाओं तथा उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अगर हम बात करें इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से पुरस्कार इस संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें विश्व भारती पुरस्कार है। देखिए संस्कृत संस्थान द्वारा फिर महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, महर्षि व्यास पुरस्कार दिया जाता है और महर्षि नारद पुरस्कार दिया जाता है। ये सब संस्कृत संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। देखिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 24 दिसंबर सन 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक, द्वारा निर्दिष्ट भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु इसकी स्थापना की गई थी। पॉइंट देख लेते हैं कुछ। माननीय काशीराम, ठीक, माननीय काशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर कई पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। फिर कह रहे हैं माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार, जो कि 2.5 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। रमाबाई साहित्य सम्मान पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और संत कबीर सम्मान पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला देख लेते हैं हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 मार्च 1927 को की गई थी। तो हिंदुस्तानी एकेडमी जो कि प्रयागराज जनपद में, इसकी स्थापना की बात करें तो 29 मार्च 1927 को की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था है कि इसकी स्थापना करने का, तो हिंदी तथा इसके अन्य रूपों की भाषा जैसे उर्दू, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि के साहित्यों का संरक्षण, ठीक, कंजर्वेशन, वृद्धि, उन्नति तथा प्रोत्साहन करना था। देखिए इसमें अगर हम बात करें इस पुरस्कार की तो गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मान 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास सम्मान में 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान में 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और महादेवी सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पूछे हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज, स्थापना 29 मार्च 1927। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि हिंदी तथा इसके अन्य रूपों की जो भाषा जैसे उर्दू ही, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि के साहित्यों का जो कंजर्वेशन कर सकें, वृद्धि हो सके और उन्नति तथा प्रोत्साहन हो सके इनका, ठीक। अच्छा, इसके अगर हम पुरस्कार की बात करें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पहला आपका गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मान, जो कि 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला पुरस्कार है गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, जिसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और तीसरा जो हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, जो कि 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अगला जो है महादेवी सम्मान में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। देखिए अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, ठीक। एक तरफ हमारा नाम होगा और एक तरफ इनका जन्म और निवास स्थान होगा। जैसे हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इनका जो जन्म है ये बस्ती जनपद में हुआ था और महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में हुआ था। राहुल संस्कृत्यायन का आजमगढ़ में और हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज में। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जनपद में हुआ था, महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में, राहुल सांस्कृत्यायन का आजमगढ़ में और हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज जनपद में। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म तो वाराणसी जनपद में हुआ था। जयशंकर प्रसाद भी वाराणसी, जैसी जो मलिक मोहम्मद जैसी थे रायबरेली, मैथिली शरण गुप्त झांसी और जैनेन्द्र कुमार अलीगढ़। तो मुंशी प्रेमचंद्र वाराणसी, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, जैसी रायबरेली, मैथिली शरण गुप्त झांसी और जैनेन्द्र कुमार अलीगढ़ जनपद। अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, वाराणसी जनपद में जन्म हुआ था। तुलसीदास कासगंज, अज्ञे, कुशीनगर
अमृतलाल नागर आगरा और यशपाल फिरोजपुर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी, तुलसीदास कासगंज, अग्गे कुशीनगर, अमृतलाल नागर आगरा और यशपाल फिरोजपुर में।